हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 300, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म एक वॉइस ओवर के साथ शुरू होती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे स्पार्टन लड़के असली स्पार्टन मर्दों में बदल जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक स्पार्टन बेबी इंस्पेक्टर द्वारा एक चट्टान पर अच्छी तरह से चेक किया जाता है। यदि बच्चे में कोई कमजोरी, बीमारी या समस्या के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो उसे फना कर दिया जाता है। जहां सैकड़ों फीट नीचे मृत बच्चों की हड्डियां होती हैं जो स्पार्टन्स की कसौटी के मुताबिक पैदा नहीं हुए थे। लड़के कम उम्र में लड़ना और प्रशिक्षण लेना सीखते हैं और जब वो 7 साल के हो जाते हैं तो उन्हें उनकी माँ से अलग कर दिया जाता है, जहाँ वो और प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे बिना रहम किए उन्हें कोड़े मारे जाते हैं और बर्फ में छोड़ दिया जाता है बिना खाने के, ताकि वो हर माहौल की जिंदगी में जीना सीख सके। और जब वो लौटते हैं तो एक असली मर्द बनकर। स्पार्टा में जीवन आगे बढ़ रहा होता है जब एक फारसी दूत शहर के बीच से सवारी करता हुआ आता है और राजा लियोनाइडस से बात करने के लिए कहता है। वो अपने हाथ में दूसरे मृत राजाओं की खोपड़ी रखता है। दूत और उसके रक्षकों को राजा के पास ले जाया जाता है, जहां वो बताता है कि वो यहाँ फारसी राजा जर्क्सिस की ओर से आया है, जो पहले से ही हजारों शहरों, एथेंस और अन्य ग्रीक शहरों सहित सबको जीत चुका है और वो चाहता है कि स्पार्टा उसके सामने झुक जाए। जब रानी गोर्गो उस पर टिप्पणी करती है तो दूत को बात चुप जाती है और वो पूछता है कि एक महिला पुरुषों के बीच में इस तरह से कैसे बात कर सकती है। और रानी एक और करारा जवाब देते हुए कहती है कि स्पार्टन महिलाएं ही असली मर्दों को जन्म देती है। दूत राजा लियोनाइडस को चेतावनी देता है कि जर्क्सिस ने स्पार्टा के बारे में जो कुछ भी पूछा है उसका उत्तर देने से पहले सावधानी से सोचे। लेकिन राजा दूत को चेतावनी देते हुए और अपने भाले को उसके चेहरे की तरफ करता है, जिससे फारसी काले कुएं के किनारे पहुंच जाता है। दूत नाराज होता है और कहता है कि आप एक दूत को नहीं मार सकते। और लियोनाइडस फारसी और उसके गार्ड को गड्ढे में धकेलने से पहले दहाड़ता है। ये स्पार्टा है। स्पार्टा में एक कानून है जहां अगर राजा युद्ध में जाना चाहता है तो भी उसे ऑरकल और एफोर्स से परामर्श करना होगा, जो देवताओं के पुजारी हैं और जो मनुष्य से ज्यादा राक्षस दिखते हैं। ऑरकल स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुनते हैं और उनकी सुंदरता ही उनका अभिशाप बन जाती है, क्योंकि उन्हें सच्चाई को बताने में सक्षम होने के लिए इन बदसूरत एफर्स के साथ पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लियोनाइडस पहाड़ों पर चढ़ता है और एफर्स को सोना देने के बाद और जर्सिस की सेना के जवाब में लड़ने के लिए अपनी योजना बताता है। वो पूछता है कि ऑरकल क्या कहती है। वो कहती है कि स्पार्टा गिर जाएगा। एफर्स भी कहते हैं जब कोई उत्सव आ रहा है तो स्पार्टा युद्ध में नहीं जा सकता। लियोनाइडस परेशान हो जाता है क्योंकि वो बस बैठ नहीं सकता। राजा और रानी थेरोन पर भरोसा नहीं करते और उनका भरोसा न करना भी ठीक है, क्योंकि वो स्पार्टा के लिए एक गद्दार निकला है। अगली सुबह लियोनाइडस और उसके कप्तान 300 आदमियों की छोटी सी टुकड़ी के साथ खड़े होते हैं। राजा अपने कप्तान के बेटे को देखता है और लियोनाइडस कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है, अभी तो इसने जवानी के पूरे मजे भी नहीं लिए। लेकिन कप्तान जोर देकर कहता है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। वो इन बेहद मजबूत दिखने वाले योद्धाओं में से एक होने पर गर्व महसूस करता है। थेरोन और अन्य पार्षद राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। थेरोन कहता है कि ऑरेकल ने बताया है कि हम अभी जंग नहीं शुरू कर सकते, आपको नियम और कानून का पालन करना चाहिए। लियोनाइडस कहता है कि वो सिर्फ टहलने के लिए निकल रहा है और ये 300 आदमी सिर्फ उसके रक्षा के लिए। थेरोन हंसते हुए पूछता है कि राजा कहाँ टहलने जा रहा है, नर्क के द्वार। लियोनाइडस जवाब देते हुए कहता है फारसी समुद्र से आ रहे हैं, समुद्र तट पर एक संकरा रास्ता है, हम शायद वहीं जाएंगे, जिसके किनारे विशाल चट्टानों से घिरे हैं। दुश्मन के पास संकरे रास्ते से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। यहीं पर मैं और मेरे 300 स्पार्टन्स होंगे। उनके जाने से पहले रानी लियोनाइडस
को अपना हार देती है और कहती है अपनी ढाल के साथ आना या उस पर लेट कर आना। जब वो निकल रहे होते हैं तो रास्ते में एक और समूह आर्केडियन उनसे आकर मिलता है। आर्केडियन के नेता का कहना है कि उन्होंने सुना है कि स्पार्टा ज़र्क्सिस के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा है और यहाँ वो शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो सिर्फ 300 लोग लाए हो। मैं आदमियों की कम संख्या पर हैरान हूँ। लियोनाइडस आर्केडियन के एक सैनिक से पूछता है कि उसका पेशा क्या है। उसका जवाब आता है कि एक मूर्तिकार हुजूर, और दूसरे से पूछता है तो कहता है कि मैं लोहार हूँ, और तीसरा मैं एक कुम्हार हूँ। लियोनाइडस अपनी 300 की सेना को देखता है और चीख कर पूछता है कि उनका पेशा क्या है, और जवाब में उसे चिल्लाकर मिलता है अहू, और राजा कहता है कि उसके पास उससे ज्यादा सैनिक है। आर्केडियन प्रभावित होता है और उनके साथ मिल जाता है। हर कोई एक साथ समुद्र के तट की तरफ चल देते हैं। इस बीच रानी पार्षदों से ये पूछने के लिए बात करना चाहती है कि क्या वे लियोनाइडस को फारसी सेना के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए सेना भेजेंगे। उसके पास एक पार्षद है जो बैठक स्थापित करने का प्रयास करता है और वो कहता है कि वो 2 दिन में बता सकता है। रानी कहती है राजा के पास 2 दिन का समय नहीं है। आखिरकार समूह समुद्र तट वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है तो आर्केडियन खुद पर संदेह करना शुरू कर देते हैं जब वो देखते हैं समुद्र के किनारे कितनी बड़ी फारसी सेनाएं और उनकी नौकाएं आ रही होती हैं। उस रात यूनानी देवता उन नावों को पलटने और नष्ट करने के लिए एक बड़ा तूफान भेजते हैं और सबसे पहले आर्केडियन खुश होते हैं, लेकिन सुबह नावों की संख्या कम नहीं हुई लगती है। स्पार्टन खुश होते हैं क्योंकि वे केवल अपने युद्ध को पूरा करने की उम्मीद कर रहे होते हैं। स्पार्टन्स का मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें सुंदर मौत दे सके, वे अपने देश के लिए अच्छे कारण के लिए मरना चाहते हैं। जैसे ही वो पत्थर की एक दीवार तैयार कर रहे होते हैं, ज़र्क्सिस की सेना का एक व्यक्ति मांग करने के लिए आता है। एक बार फिर स्पार्टा को उनके घुटनों पर झुकने के लिए कहता है और कहता है ज़र्क्सिस उनके अहंकार और ताकत की प्रशंसा करता है और वादा करता है कि स्पार्टा को सबसे धनी शहर बना देगा। वो शहर की महिलाओं और बच्चों को अकेला छोड़ देगा यदि केवल वो अपने हथियार डाल दे और उसे राजा के रूप में मान ले। दूत उन पत्थरों की दीवार का मजाक उड़ाता है जो स्पार्टन्स बना रहे हैं। इससे पहले कि वो देखता, उन पत्थरों के बीच फारसी सेना के कुछ सैनिकों के शव हैं जिनको स्पार्टन्स ने हमेशा के लिए सुला दिया है, और वो अपने हंटर से उनको मारने की कोशिश करता है। स्पार्टन में से एक दूत की बाह काट देता है और उसे ज़र्क्सिस को ये बताने के लिए आदेश देता है कि लड़ाई शुरू करे। जब ऐसा हो रहा होता है तो कुछ स्पार्टन्स नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो पता चलता है कि वो एफिएल्टिस है। वो एक कुबड़ है जो ठीक से चल भी नहीं सकता, जो लड़ाई में मदद करना चाहता है। वो राजा को चेतावनी देता है कि एक और रास्ता है जिससे फारसी लोग स्पार्टा में घुस सकते हैं। वो अपने भाले के साथ एक मजबूत वार करके दिखाता है, लेकिन वो भारी ढाल को नहीं उठा पाता। लियोनाइडस कहता है कि वो स्पार्टन्स के साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि स्पार्टन्स अपनी ढालों का उपयोग न केवल खुद को ढकने के लिए करते हैं बल्कि दूसरे साथी को अपनी बाईं ओर से भी ढकते हैं। और चूंकि एफिएल्टिस अपनी ढाल नहीं उठा सकता, इसलिए किसी काम का नहीं है। एफिएल्टिस बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन लियोनाइडस उससे कहता है तुम एक तरीके से हेल्प कर सकते हो, तुम जख्मियों को पानी पिला सकते हो। एफिएल्टिस का दिल टूट जाता है। अब पहली लड़ाई में साफ दिखता है कि स्पार्टन्स कितने मजबूत हैं। संकरे रास्ते में वो खड़े होते हैं और प्रतीक्षा करते हैं जबकि फारसी सेनाओं का पहला समूह लड़ने के लिए बाहर आता है। स्पार्टन आसानी से उस सेना को हरा देते हैं जिसमें सभी फारसी मारे जाते हैं और कोई स्पार्टन्स नहीं मरता। स्पार्टन्स उन्हें मारने काटने के बाद दम ले ही रहे होते हैं, तभी फारसी सेना के बाकी लोग इतने तीर मारते हैं कि वो सूरज को ढक देते हैं। स्पार्टन्स अपनी ढालों के साथ तीरों को रोकते हैं और उन्हें हंसते हुए कायर कहते हैं, जबकि दोनों पक्ष युद्ध के मैदान में फिर से साफ करने के लिए समय निकालते हैं। ज़र्क्सिस लियोनाइडस से मिलने के लिए बाहर आता है। ज़र्क्सिस एक 7 फुट का लंबा चौड़ा आदमी और गहनों से लदा हुआ राजा है। वो फिर से लियोनाइडस को उसके सामने झुकने का मौका देता है, लेकिन लियोनाइडस कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि झुकने की बात से उसकी जांघों में दर्द होने लगा है। ज़र्क्सिस नाराज होता है
और कहता है कि स्पार्टा का सफाया कर देगा और धरती पर कोई भी उनके बारे में कभी नहीं जान पाएगा कि वो कौन थे। वो उन लोगों की जीभ और आंखें काट देगा जो उनके नाम का भी उल्लेख करेगा और जल्दी हर कोई भूल जाएगा कि लियोनाइडस नाम का एक स्पार्टन भी था या नहीं। अब अगला हमला होता है जिसमें अमर अविनाशी सेना के खिलाफ स्पार्टन्स का सामना होता है। वो एक निर्मम राक्षस जिसकी आंखें काली और दांत जो नुकीले हैं, वो काले मुखौटे पहने हुए हैं। उन्हें देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि वो मौत के यमदूत है और उनका विशेष हथियार एक विशाल जंजीरों में जकड़ा हुआ राक्षस होता है। स्पार्टन्स इन दुश्मनों को आसानी से हरा देते हैं, हालांकि वे अपने कुछ आदमियों को खो देते हैं, लेकिन अभी भी फारसियों के पास उतनी ही शक्ति है जितनी वो दुनिया भर से इकट्ठा करके लेके आए थे, जो गेंडों, हाथियों और जादू का उपयोग करते हैं। जब ज़र्क्सिस सेना को हारते हुए देखता है तो अपने सेनापतियों के सिर काटकर उन्हें अनुशासन सिखाता है। एक लड़ाई के दौरान कप्तान के बेटे का सिर काट दिया जाता है और कप्तान बेकाबू हो जाता है और वो कतार छोड़कर दुश्मनों को मारने लगता, क्योंकि उसका दिल टूट जाता है। उसे काबू करने के लिए 3 आदमी लगते हैं, जबकि दोनों पक्ष एक बार फिर पीछे हट जाते हैं। लियोनाइडस अपने एक आदमी डिलियोस को बुलाता है जिसकी जंग में एक आंख चली जाती है। राजा पूछता है, डिलियोस कैसे हो मेरे दोस्त? जिसका डिलियोस जवाब देता है, ये तो सिर्फ एक आंख है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लियोनाइडस उसे स्पार्टा की कहानी बताने के लिए घर लौटने के लिए कहता है ताकि वो उन सभी यूनानियों को उसकी और उसके 300 आदमियों की कहानी बता सके। वो जानता है कि वो मरने वाले हैं, हालांकि लियोनाइडस दुखी है। वो अपनी पत्नी को नहीं देख पाएगा। वो स्पार्टा के लिए जो कर रहा है वो करने में खुश है। वो उस हार को वापस देता है जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। इस बीच रानी थेरॉन से मिलती है और वो उसे पीने के लिए कुछ देती है, जिस पर वो पूछता है कि क्या जहर दे रही हो? वो कहता है कि पार्षद कभी भी सेना को राजा के पास नहीं भेजेंगे, और वो जोर देकर कहता है कि अगर वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है तो वो उनको राजी कर सकता है। रानी मजबूरी में उसको अनुमति देती है और वो उसके साथ यौन संबंध बनाना शुरू कर देता है और कहता है ये जल्दी खत्म नहीं होगा, आप इसका मजा नहीं ले पाएंगी, मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ। एफिएल्टिस ज़र्क्सिस के खेमे में चला जाता है। तंबू में बैले डांसर, रखेल, गर्भपात करने वाले, ट्रांससेक्सुअल, गुलाम आदि सब होते हैं। ज़र्क्सिस के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ धन, महिलाएं, लड़ने का मौका देगा अगर वो उसके सामने झुक जाए। उन सब चीजों से मंत्रमुग्ध होकर एफिएल्टिस सहमत हो जाता है और वो ज़र्क्सिस के सामने झुक जाता है और उसे दूसरे रास्ते के बारे में बता देता है जहाँ फारसी सेना आसानी से स्पार्टन्स पर हावी हो सकती है। अगले दिन रानी पार्षदों से मिलती है। वो एक महान भाषण देती है कि उन्हें सेना को जाने और राजा की मदद करने की अनुमति देनी चाहिए, और कुछ सदस्य रानी की बातों से प्रभावित होते हैं और उससे सहमत होने लगते हैं। जब वो अपना भाषण खत्म करती है तो थेरॉन हंसते हुए उसकी सराहना करता है। वो ये कहकर उसके खिलाफ हो जाता है कि कोई भी उसकी बात क्यों माने, वो तो सिर्फ एक वेश्या है। और वो सबको बताता है कि कल रात रानी उसके पास आई थी और उसने खुद को उसके सामने पेश कर दिया था, लेकिन वो ईमानदार आदमी है, उसने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। रानी सुनकर गुस्सा हो जाती है, उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 गार्ड रानी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। रानी खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है और जैसे ही वो छूटती है वो उन गार्ड्स की तलवार पकड़ लेती है और थेरॉन के पेट में छुरा घोंप देती है और थेरॉन को अपने पास खींचते हुए उससे कहती है ये जल्दी खत्म नहीं होगा, तुम्हें इसमें मजा नहीं आएगा, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ। और जब रानी तलवार खींचती है तो उसकी पैसों की थैली छिटक कर गिरती है और जैसे ही थैली नीचे गिरती है वैसे ही फारसी सिक्के भी उछलते हैं, जिनसे उन सबको पता लगता है कि उसने रिश्वत ली थी। एक और पार्षद सिक्के को उठाता है और महसूस करता है कि वो एक देशद्रोही है और सभा में गद्दार गद्दार की आवाज आने लगती है। अब आर्केडियन भी लियोनाइडस को छोड़कर भागते हैं, ये कहकर यहाँ सिर्फ राजा है और उसकी सेना में बचा ही क्या है। फारसी सेना अब स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लेती है। ज़र्क्सिस भी उनको देखने के लिए बाहर निकलता है।
और उसका एक मंत्री लियोनाइडस को ज़र्क्सिस के सामने झुकने के लिए कहता है। लेकिन इस बार लियोनाइडस वास्तव में अपना मुकुट उतार देता है और अपनी ढाल और भाला नीचे गिरा देता है और घुटने टेक देता है। लेकिन स्पार्टन्स का झुंड अचानक टूटता है और एक सिपाही बिजली की तरह दौड़ता हुआ लियोनाइडस की पीठ पर कूदकर उस दूत को मौत के घाट उतार देता है। और तभी राजा अपना भाला उठाता है और उसे ज़र्क्सिस की ओर फेंक देता है, जहां वो ज़र्क्सिस के गाल को काटते हुए निकल जाता है। ज़र्क्सिस हक्का बक्का और हैरान अपने खून से लथपथ चेहरे पर अपना हाथ रखता है और फिर एक के बाद एक स्पार्टन्स मरने लगते हैं और वो गिरने लगते हैं। यहाँ तक कि राजा लियोनाइडस भी उनमें से एक लियोनाइडस को बताता है कि आपकी तरफ से लड़ना और मरना एक सम्मान की बात है, जिस पर लियोनाइडस जवाब देता है कि उसके पक्ष में रहना मेरे सम्मान की बात है। और अपने अंतिम शब्द माई लव कहने के बाद फारसी सेना उसे मार देती है। रानी को हार देने के लिए डिलियोस घर लौटता है और वो उनकी जीत के बारे में प्रचार करता है। और अब ऐसा लगता है कि डिलियोस ही अब स्पार्टन सेना का नेता है और वो फिर से फारसियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार 300 नहीं, हजारों में है और वे युद्ध के लिए दौड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।